नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हम एक खास रिपोर्ट, क्योंकि आज हमारे साथ है हर्षिता पांडे जो कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। देख लेते हैं पहले खास रिपोर्ट इनके बारे में। भाजपा की युवा नेता हर्षिता पांडे को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया गया है। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल पांडे की बेटी हर्षिता पांडे को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन बचपन से ही राजनीति माहौल में पढ़ी बड़ी हर्षिता ने सामाजिक सेवा को अपना कैरियर चुना और केयर संस्था के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में 10 साल तक काम किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों की समस्या को लेकर कई काम किए, पर जनसेवा की उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते 2010 में उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा ज्वाइन किया। पार्टी ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया और युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना दिया, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और उन्हें कई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए, जिसका निर्वहन उन्होंने बखूबी किया। बीते 1.5 साल से वे राज्य महिला आयोग की सदस्य थीं। उनकी काबिलियत और कार्यशैली को देखते हुए ही अब उन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस नए दायित्व को वे कितनी बेहतर तरीके से निभाती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज, बिलासपुर। और इस खास रिपोर्ट के बाद अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज हर्षिता पांडे जी हैं जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी इनकी नियुक्ति हुई है और उसके बाद पहली बार ये सिटी न्यूज पर आई हैं, तो आपको बधाई हर्षिता जी। और ये बताइए कि किस तरह का की प्राथमिकताएं होंगी, क्या काम होगा जिसे आप करना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है कि एज अ मेंबर लगभग 1.5 वर्ष का एक कार्यकाल रहा है राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ में मेरा। तो उस अल्प अनुभव के बाद मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ी प्राथमिकता एज अ चेयरपर्सन मेरी रहेगी वो ये कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 5 संभाग और 27 प्रशासनिक जिले हैं। इन जिलों में निश्चित ही महिलाओं की चुनौतियाँ, उनकी समस्याएं और बहुत से सामाजिक और अन्य जो पहलू हैं वो अलग अलग हैं। तो किसी भी एक ब्लैंकेट अप्रोच, एक सामान्य रूप से जो है वो योजना की बजाय मुझे लगता है एक डिफरेंशियल अप्रोच, यानी कि हम पृथक पृथक संभागों के लिए और जिलों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाएं, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को बहुत सी चुनौतियां जैसे हिंसा, टोनी प्रताड़ना, अन्य चीज़ें फेस करनी पड़ती है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है वो अलग अलग जिलों में अलग है। तो अभी आप सदस्य थी, जिलों के दौरे करती थी, तो इस दौरान किस तरह का अनुभव रहा और क्या आपने कोई प्राथमिकता तय करके रखी कि इस जिले में इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाएंगे, या जशपुर इलाके का है या अंबिकापुर इलाके का है या फिर सुदूर बस्तर इलाके का है, तो इनके लिए किस तरह की प्रोग्रामिंग है? जी बिल्कुल, सदस्य रहते हुए सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग और पिछले 7 महीनों से रायपुर संभाग का प्रभार था। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे समझ में आई है कि अगर हम बात करें अंबिकापुर की या जो हमारा सुदूर सरगुजा संभाग है, तो वहाँ पे जशपुर जो है, यहाँ ट्रैफिकिंग को लेके कुछ समस्याएं हैं। बॉर्डरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट है ये दूसरे राज्यों से, तो ट्रैफिकिंग एक निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा यहाँ देखने को मिलता है। एक टोनी प्रताड़ना जो है ये महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। बस्तर भी जो है जाने का अवसर मिला, वहाँ पे महिलाओं की चुनौतियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। अगर हम ट्रैफिकिंग की भी बात करें तो मैं बताना चाहूँगी बस्तर क्षेत्र में और सरगुजा क्षेत्र में बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ जो है वो डोमेस्टिक हेल्प के लिए ले जाते हैं और दूसरे तरफ बस्तर में वहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हैं जो ट्रैफिकर्स हैं, जो एजेंट्स हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत अलग अलग रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी। हर्षिता जी, ये बताइए, जिस तरह से अभी किशोरों के साथ अत्याचार की बात आती है, चाहे वो रेप की घटनाएं हो, शोषण हो, या फिर जिस तरह से एक ड्रग्स हो, नशा हो, उसको लेने की बात आ रही है, उसको लेकर के कोई प्लानिंग है आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें अत्याचारों की, खासकर जो एक जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट जो हो रहा है बच्चों के साथ, तो इसमें हम पाएंगे कि कोई एज का कोई सीमा नहीं है। मतलब ये 1-2 साल से लेकर हम जो पाएंगे किशोरी बालिकाओं तक है। तो इसके लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगती है कि माता पिता को इसके बारे में थोड़ा जागरूक करना, क्योंकि घटना आने के बाद में रिपोर्ट नहीं होता। रिपोर्ट नहीं होना एक बहुत जो मौन संस्कृति है कि कल्चर ऑफ साइलेंस, अगर हो रहा है तो हम बोले नहीं। दोषी व्यक्ति जो
बीमार मानसिकता का है वो तो सुरक्षित है पूरे समाज में, लेकिन जो पीड़ित है वो और ज़्यादा मतलब वो सेक्सुअली असॉल्ट होता है, फिजिकली असॉल्टेड रहता है, मेंटली असॉल्ट होता है, तो इसको एक जागरूकता हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, स्कूल हमारे फोकस है, हॉस्टल हमारे फोकस है। लड़कियों को ये चीज़ समझाना कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच। सही स्पर्श की भाषा होती है ना, तो एक स्नेह का, एक लाड़ का, एक प्यार का, स्नेह का स्पर्श अलग होगा, और जो एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति होगा जो गलत तरह से स्पर्श करता है, और ऐसी स्थिति में लड़कियों को कैसे हाउ टू से नो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हम कोरिया गए थे। कोरिया में जो सुदूर क्षेत्र है, बुढ़ार क्षेत्र है, पटना क्षेत्र है, वहाँ के हॉस्टलों की बच्चियों से मेरी बातचीत हुई, और आप आश्चर्य करेंगे कि जो हमने बातचीत उनसे की कि आप लोग जब जाते हो तो कभी बस में आपसे इस तरह का टच होता है, या आपके कोई परिचित भैया हैं, अंकल करते हैं, बहुत सी लड़कियों ने इसका जवाब हाँ में दिया जी। तो उनको ये चीज़ समझाना, क्योंकि इतनी कोमल मन की होती हैं बच्चियाँ कि बहुत स्पष्ट नहीं होता, तो इस पे हम एक बड़ी मुहिम जो है वो पूरे प्रदेश में कर रहे हैं कि बच्चियों को ये चीज़ समझाना कि किस समय ना बोलना है, किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है, और इसके अलावा इसका रिपोर्ट कहाँ करना है अभिभावकों को, शिक्षकों को। एक बात, जिस तरह से बात चल रही है, क्या सेक्स एजुकेशन को सामने लाया जाएगा, या इसे किस तरह से बताया जाएगा कि ये सेक्स एजुकेशन से अलग हो? देखिए, एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि भारत की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, सेक्स एजुकेशन जो है वो जवाब नहीं है, बल्कि एक और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है कि लाइफ स्किल एजुकेशन। लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कौशल की हम बात करते हैं। जीवन कौशल में एक उम्र के बाद शारीरिक परिवर्तन होता है जो कि प्राकृतिक है, लेकिन इस शारीरिक भिन्नता को हमने जो सामाजिक भिन्नता में परिवर्तित किया है, इसके खिलाफ जेंडर की समझ। आज भी अगर हम बात करते हैं कि जेंडर क्या है, तो लोग कहते हैं लिंग, बट सेक्स इज डिफरेंट देन जेंडर। तो ये चीज़ समझना, इसके जो पहलू हैं उसको समझना, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि एक जेंडर को लेके बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो राज्य महिला आयोग ने हाल ही में प्लान किया है, जो कि जेंडर समता प्रहरी, यानी कि लैंगिक जो भेदभाव है जिसके कारण महिलाओं को, बच्चियों को हिंसा का, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसके खिलाफ में युवाओं की 16 से 25 जो एज ग्रुप के युवा हैं, इनके बीच में इनको हम प्रहरी बना रहे हैं, और हम सभी जानते हैं प्रहरी जो है वो रक्षा का काम करता है। तो जेंडर असमता के विरुद्ध में प्रहरी की एक जो पहल है वो राज्य महिला आयोग कर रही है। हर्षिता जी, अभी जिस तरह से समाज आगे बढ़ा, उससे एक और विकृति आ रही है कि परिवार टूटने की स्थिति बनती है, और ख़ास करके 498 के केसेस बनते जा रहे हैं, परिवार काफ़ी टूटता जा रहा है, बिखराव आ रहा है, तो उसको लेकर के कोई प्रयास होगा क्या? जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम एक बड़ी पहल लाइफ स्किल एजुकेशन को लेकर करने वाले हैं स्कूलों में। तो जो लाइफ स्किल है वो इसमें सारी चीज़ें आएंगी, मतलब इसमें टॉलरेंस आएगा, इसमें फैमिली आएगा, इसमें सारी चीज़ें। यदि एक व्यक्ति जो है वो परिपक्व व्यक्तित्व का हो तो वो इन चुनौतियों का, इन टॉलरेंस इश्यूज़ का, जो न्यूक्लियर घरेलू हिंसा की भी बातें आती है काफ़ी, चाहे खास करके जो लोअर क्लास के लोग हैं उनमें इस तरह की बातें ज़्यादा सामने आती है घरेलू हिंसा की। देखिए, एक हमको समझने की आवश्यकता ज़रूर है कि पहले ये केसेस आते नहीं थे, अब रिपोर्ट हो रहे हैं इसलिए हमको लगता है केस बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जागरूकता आई है और घरेलू हिंसा को महिलाओं ने भी अस्वीकार करना शुरू किया है और इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी शुरू की। उसका ही परिणाम है कि पहले जहाँ पे बहुत कम केसेस आते थे, शायद 2-3% महिलाओं के खिलाफ हिंसा में घरेलू हिंसा होता था, लेकिन अब महिलाएं इसको परिभाषित कर पाई। 2005 में कानून आया, एक 11 वर्ष का अल्प समय हुआ है इस कानून को आए, तो मुझे लगता है कि ये प्रभावी ढंग से आगे आने वाले समय में ये एक बड़ी परेशानी आती है कि सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, फिर महिला आयोग तक पहुंचना, महिला थाने तक पहुंचना, यहाँ तक केसेस नहीं पहुंच पाते, वहीं तक दबा दिया जाता है। तो क्या इसके लिए कोई आप एक कोऑर्डिनेट करने का कोई तरीका है जिससे बात सामने आए और उसके बाद उसका हल निकले? बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस का जो मुद्दा है, कमी है, समन्वय की जो बात आती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वन स्टॉप सेंटर जैसी पहल भी हो रही है देश में, और वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। महिला आयोग जो है वो एक महिला अदालत के माध्यम से इसके लिए पहल कर रहा है, और इसमें 20 सदस्य होंगे। 20 में से 5 हमारे शासकीय सदस्य होंगे और 15 हमारे गैर शासकीय सदस्य होंगे। तो ये एक सेतु का काम इन विभिन्न विभागों के, पीड़ितों के और आयोग के बीच में करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है वो एक्टिविटी टेकअप जो है वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ महिला अदालत लोकल करने वाला है। ये एक आपके लिए बड़ी चुनौती होगी कि जो ओहदेदार लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उनके खिलाफ शिकायत आएगी, चाहे वो अधिकारी हो, अधिकारी वर्ग हो, चाहे नेता हो,
राजनीतिक दखल वाले लोग हों तो उनके खिलाफ शिकायत आएगी तो क्या उसी तरीके से कार्रवाई होगी? ये संदेह या प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी जो आयोग हैं, चाहे मानवाधिकार आयोग हो या राज्य महिला आयोग हो, ऐसे बहुत से मामले हमारे पास आए हैं, प्रभावशाली लोगों के हैं, अलग अलग ओहदे सामाजिक इसमें से लोग हैं, लेकिन कार्रवाई उसी तरह से हो रही है, केस रजिस्टर नहीं होते। अगर हम किसी प्रभाव की बात करते हैं तो मैं एक सिरे से नकारती हूँ प्रभाव को, क्योंकि यदि प्रभाव जो है वो प्रभावित करता आयोग को तो मामले किस तरह से दर्ज होते, कार्रवाई कैसे होती, नोटिस कैसे होता, किस तरह से जांच प्रतिवेदन पे कार्रवाई होती, किस तरह से सुनवाइयाँ होती जो हो रही है। अब कुछ पर्सनल सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, आपके पिताजी पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, उसके बाद सांसद रहे, काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा, राजनीति आपको विरासत में मिली, कैसे उनके साथ सीखते थे और आगे बढ़ने की प्रेरणा किस तरह से मिलती थी, किस तरह की आपकी राजनीतिक यात्रा रही है थोड़ी? जी, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है ये। जन्म से पूर्व ही परिवार में राजनीति और समर्पण की राजनीति देखने को मिली है बाल्यकाल से, और ये एक कहीं ना कहीं संस्कार उनसे मिला है कि राजनीति जो है वो एक सेवा का माध्यम है, और यही कारण है कि लगभग 10 साल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद में रहने के बाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काम करने के बाद सेवा से रिज़ाइन करके जो है वो इस क्षेत्र में मैंने अपना जो है वो कदम बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि उसका निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप 10 साल उस क्षेत्र में काम करती रही, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, अब पार्टी में आपने काम करना शुरू किया, किस तरह का अनुभव रहा और पिछला जो अनुभव था उसे आगे किस तरह से यूज़ करेंगे? जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पारिवारिक राजनीतिक अनुभव है, इसके अलावा जो सेवा का एक सर्विस का जो अनुभव है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है मैंने, तो प्रोफेशनली भी सोशल वर्क को एक समझ थोड़ी बहुत रहती है। 10 साल जिस प्रोजेक्ट में हमने काम किया वो महिलाओं का प्रोजेक्ट था, वो महिला कल्याण से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, तो ये एक बड़ी सीख है कि किस तरह से जो आज हम बात कर रहे हैं स्टेट में PRA की डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की, या जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की बात कर रहे हैं कि गांव में जाके रिसोर्स मैप बनाना, ये सब आप आश्चर्य करेंगे कि आज से 10 साल पहले इस सर्विस में रहते हुए हम लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है कि उसकी एक नीड बेस्ड प्लानिंग जो है, इसकी थोड़ी बहुत सीख और अनुभव का लाभ मिलेगा। अब एक आखिरी सवाल कि महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके किशोरी हैं, युवा हैं या फिर जो महिला हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अंतिम संदेश मेरा यही होगा सभी के लिए कि ऐसे बहुत से कानून बने हैं और आगे बनेंगे, लेकिन हम उस भारतीय समाज से आते हैं जो प्राचीनतम रूप से एक जो शक्ति का केंद्र महिला को मानता रहा है। जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी स्मृति में झांसी की रानी अवंतीबाई, जीजाबाई, इस तरह के स्वरूप आते हैं। तो महिलाएं अपने आप को किसी भी तरह से कमज़ोर या सेकंड सिटीज़न समझने की बजाय अपनी शक्तियों को पहचाने। चुनौतियां हैं उनके सामने, लेकिन चुनौतियों के साथ निश्चित ही समाज में अवसर भी है, इस अवसर को पहचान के आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है मैं दर्शकों को अपनी बात कहना चाहूँगी। बिल्कुल, तो ये थी हर्षिता पांडे जी, जो कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बनी है, और इनका कहना है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों की समस्याएं हैं उसको पहले समझेंगी और उसको सुलझाने के लिए इनके पास एक समुचित प्लान है और आगे उसी दिशा में ये कार्य करती रहेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन जिया खान के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।